हाँ जी, नमस्कार। वेलकम टू एएम इंस्टीट्यूशंस। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी फॉर यूपीएससी यूनिट 1 की बात करेंगे। पेपर 1 यूनिट 1 जो है आपका इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। सो दिस साइड मीनाक्षी अ प्रोफेशनल एजुकेटर एंड मेरा मिशन है आपकी यूपीएससी जर्नी को इजी, अंडरस्टैंडेबल एंड इंस्पायरिंग बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। एक मिनट। ठीक है जी। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में हम पेपर 1 चैप्टर 1 की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी होता क्या है? साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है, साइंस से रिलेट करती है, इसलिए एक साइंटिफिक स्टडी है। किसकी साइंटिफिक स्टडी है? बिहेवियर की एंड मेंटल प्रोसेसेस की। बिहेवियर की है और मेंटल प्रोसेस की है। जैसे मान लो आप कभी डर जाते हैं तो आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, तो ये किसको शो कर रहा है? आपके बिहेवियर को शो कर रहा है। ठीक है जी। या फिर आप किसी गर्म चीज से आपका हाथ लग जाता है तो आप तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं, तो ये किसको शो कर रहा है? आपके बिहेवियर को शो कर रहा है। एंड मेंटल प्रोसेसेस, आप किसी भी प्रॉब्लम को सोच समझ के सॉल्व करते हो तो ये आपके मेंटल प्रोसेस को दिखाता है। ठीक है। इसमें फोकस किया जाता है साइकोलॉजी में कि कोई भी इंडिविजुअल कैसे सोचता है, कैसे फील करता है और कैसे बिहेव करता है, इस पर फोकस होता है साइकोलॉजी का। इसमें कंबाइंस बायोलॉजिकल, सोशल एंड कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। ठीक है जी। इन सब से मिलके बनी है साइकोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करें तो इसके मेजर फील्ड ऑफ साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं। साइकोलॉजी के मेजर फील्ड्स में क्लिनिकल साइकोलॉजी है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी है, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी है। एस्पिरेंट्स इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिकॉज एट द एंड मैं आपको पीवाई क्यूज भी दूंगी। उन पीवाई क्यूज को आप सॉल्व करके मुझे बताना, और आप चाहे तो कमेंट्स भी कर सकते हैं अपने आंसर्स को, मैं चेक करके भी आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है जी। तो ये आपके साइकोलॉजी के मेजर फील्ड्स थे, पीवाईक्यू में आया भी हुआ है इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट हम अगर मेजर फील्ड्स को डिटेल में एक्सप्लेन करें तो मेजर फील्ड में जो है आपकी क्लिनिकल साइकोलॉजी किसके साथ डील करती है? विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस को डायग्नोस करेगी एंड उसके बाद ट्रीट करेगी। जैसे कि आप डिप्रेशन में रहते हैं या फिर आपको कोई चिंता होती है, मान लो एग्जाम फियर है, आपको एनजाइटी है, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी का काम होता है कि आपकी एनजाइटी को पहले डायग्नोस करे एंड देन उसका ट्रीटमेंट दे। तो ये आपकी क्लिनिकल साइकोलॉजी है, इसका इलाज करेगी क्लिनिकल साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस। कॉग्निटिव का मतलब भी ये है कि मतलब दिमाग से रिलेटेड, ठीक है, मेमोरी से रिलेटेड। तो इसमें लाइक मेमोरी, परसेप्शन, थिंकिंग, इन सब की स्टडी होती है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। जैसे आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये फोकस करती है ऑन चेंजेस अक्रॉस लाइफ स्पैन। मतलब पूरे लाइफ स्पैन में एक बच्चे की डेवलपमेंट कैसे हो रही है। एग्जाम्पल है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आपको पता है कि डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो कॉन्टिन्यूअसली एक पूरे बच्चे की पूरी लाइफ धीरे धीरे किस टाइप से चेंज हो रही है, क्या क्या चेंजेस उसकी लाइफ में आ रहे हैं, क्या क्या स्किल बच्चा सीख रहा है। तो पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट थ्रू आउट द लाइफ, पूरी उसकी लाइफ जर्नी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उस पर फोकस कर रही है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है जी। सोशल साइकोलॉजी की बात करें तो स्टडी हाउ पीपल इन्फ्लुएंस ईच अदर। तो आप जैसे सोशल मीडिया आप यूज करते होंगे, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, लाइक। ठीक है जी। तो इसमें जो लोग होते हैं वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इसमें इसी चीज की स्टडी हो रही है कि कैसे लोग एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एग्जाम्पल, कंफर्मिटी एंड एटीट्यूड चेंज, ये इसके सोशल साइकोलॉजी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपकी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी।
इसमें अप्लाई साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अप्लाई साइकोलॉजी की बात क्यों होती है, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड है। जो ये इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल है, एप्लीकेशन बेस्ड साइकोलॉजी है। जैसे वर्क प्लेस सेटिंग्स की, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ किस टाइप से चीज़ें अप्लाइड होती है, वहाँ कोई क्रैम नहीं की जाती चीज़ें, वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स करके सीखी जाती हैं। ठीक है जी। जैसे एम्प्लॉयज का मोटिवेशन, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का एग्जाम्पल है कि एम्प्लॉय रियलिटी में कैसे मोटिवेट होते हैं। ये रोट या क्रैम करने की इसमें नीड नहीं होती, एप्लीकेशन बेस्ड होती है। नेक्स्ट है आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी आपकी टीचिंग और लर्निंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी जैसे क्लासरूम स्ट्रैटेजीज, अगर आपकी स्ट्रैटेजी सॉलिड होगी, पढ़ने की स्ट्रैटेजी स्ट्रांग होगी, तो डेफिनेटली आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है जी। तो लर्निंग बेटर होती है, लर्निंग डिफिकल्टीज को भी सॉल्व करने में हेल्प करती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो दैट मीन्स हमारी टीचिंग और लर्निंग को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो ये थे सारे मेजर फील्ड की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साइकोलॉजी एज अ साइंस। तो साइकोलॉजी होती है साइंस की तरह काम करती है, जैसे मैंने डेफिनेशन में ही बताया था कि साइंटिफिक स्टडी है। साइकोलॉजी क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी है बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस की, मतलब हमारे बिहेवियर की और हमारे माइंड की। जो हमारे बिहेवियर है और माइंड माइंड की जो है क्या है, साइंटिफिक। ठीक है। साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक अप्रोच ऑफ बिहेवियर एंड माइंड। ठीक है जी। क्या आप बोल सकते हैं, इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस। क्या इसमें साइकोलॉजी एज अ साइंस में क्या है, यूजेस एम्पेरिकल मेथड्स एंड सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। हम देखो एम्पेरिकल मेथड्स का यूज कर रहे हैं, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन का यूज कर रहे हैं, तो हमें पता है ऑब्जर्वेशन किस में यूज होती है, साइंस में यूज होती है। तो साइकोलॉजी में हम किसी बच्चे का बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बच्चा कैसे इमिटेट कर रहा है। बच्चा जो होता है, जो जन्म लिया हुआ बच्चा, छोटा बच्चा होता है, वो अपने से बड़े लोगों को किस तरीके से उनकी कॉपी करके, उनको इमिटेट करके सीखता है। तो हम जब उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, तो इसलिए ये एक साइंस मानी जाती है, क्योंकि हम बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। बच्चा कैसे बड़ों को देखकर ड्राइविंग सीख रहा है, ऑलरेडी वो सीख चुका होता है, बस अप्लाई वो बड़े होने के बाद करता है। तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस तरीके से बच्चा सीख रहा है। या फिर किचन में कोई बच्ची है और वो अपनी मदर से किचन में खाना बनाना बचपन में ही सीख लेती है, तो मदर उसे ऑब्जर्व करती है। तो ये भी ऑब्जर्वेशन हो गई, ऑब्जर्वेशन ही आपके साइंस का एक पार्ट है। ठीक है जी। तो समझ आ गया साइंस की तरह कैसे काम कर रही है साइकोलॉजी। और ये रिलाइज ऑन हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड रिसर्च वैलिडेशन भी होता है इसमें। रिसर्च वर्क भी होता है, जैसे एक रिसर्चर ही ऑब्जर्व करे किसी बच्चे को, या रिसर्चर जो होता है वो एक्सपेरिमेंट करके देखे। जैसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं डॉग पे, कैट पे, चिंपैंजीज पे, साइकोलॉजी के अंदर वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे अलग अलग एनिमल्स पे और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे किस तरीके से एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। तो वो भी साइकोलॉजी के अंदर आते हैं एक्सपेरिमेंट्स, इसीलिए साइकोलॉजी को एज अ साइंस माना जाता है। इसमें बहुत क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा होता है साइकोलॉजी के अंदर, इसलिए इसको हम एज अ साइंस की तरह ट्रीट करते हैं। आई होप आपको साइकोलॉजी एज अ साइंस समझ आया होगा। ओके स्टूडेंट्स। है। जैसे मान लो एक एक एग्जांपल और मैं दे देती हूँ। मान लो कोई रिसर्चर है और ऑब्जर्व कर रहा है कि एक बच्चा जो है बहुत देर से स्मार्टफोन यूज कर रहा है, स्मार्टफोन में बहुत देर से लगा हुआ है एक बच्चा। और धीरे धीरे क्या होगा कि उसकी जो कंसंट्रेशन पावर होगी चीजों को सीखने की या लर्न करने की, एक्वायर करने की, वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है, कम होती जा रही है उसकी कंसंट्रेशन पावर, जस्ट बिकॉज ऑफ यूजिंग सो मच स्मार्टफोन्स। या जी स्मार्टफोन का ज्यादा यूज करने से कंसंट्रेशन पावर उसकी डिक्रीज होती जा रही है, तो ये एक रिसर्चर ने ऑब्जर्व किया है। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ साइकोलॉजी एज अ साइंस। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ आप रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है यही एग्जांपल दो। बहुत सारे ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल है जिसमें आप साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट्स करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो,
लोगों को ऑब्जर्व करते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं रेलिवेंस ऑफ साइकोलॉजी इन मॉडर्न लाइफ। तो मॉडर्न लाइफ मतलब आज के टाइम में साइकोलॉजी की रेलिवेंस क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है साइकोलॉजी आज के मॉडर्न टाइम में, ठीक है जी। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, एंड एक वेलबींग बनाने में भी हेल्प करती है। अच्छा इंसान हम साइकोलॉजी की वजह से बनते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है। जैसे पेरेंट्स हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो काउंसलर के पास जाते हैं ना, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, ताकि लड़ाई झगड़े ना हो। काउंसलिंग करते हैं, हर चीज़ की काउंसलिंग की जाती है आजकल, ठीक है। और जैसे आप एडमिशन भी आपने देखा होगा, आप एडमिशन भी लेने जाते हैं तो अभी आप नए नए बच्चे होते हो, आपको पता नहीं होता किस फील्ड में हमें जाना चाहिए, तो आप क्या करते हो, काउंसलिंग लेते हो, ठीक है। तो काउंसलर्स जो होते हैं वो आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और आपको वेलबींग बनाने में भी हेल्प करते हैं। तो एक एग्जाम्पल है कि कोई भी काउंसलर के पास जाता है तो उसकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती है। आप कोई भी रियल लाइफ एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं, है। जैसे मैंने अभी काउंसलिंग का एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पे पॉइंट है यूज्ड इन काउंसलिंग, काउंसलिंग में यूज होता है साइकोलॉजी का, एजुकेशन में यूज होता है, वर्क प्लेस पे भी यूज होता है। जैसे मैंने बताया मोटिवेट एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए वर्क प्लेस पे साइकोलॉजी का यूज हो रहा है, मिलिट्री में साइकोलॉजी का यूज हो रहा है, ठीक है। तो इन सारी फील्ड्स में एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सारी फील्ड्स में हमारा साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा रेलिवेंस है। तो ये है हमारी मॉडर्न लाइफ में क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है साइकोलॉजी की, ठीक है। और एक और चीज़ कंट्रीब्यूट करती है साइकोलॉजी टू पर्सनल डेवलपमेंट एंड सोसाइटल हार्मोनी, ठीक है। पर्सनल डेवलपमेंट में भी बहुत काम करती है साइकोलॉजी। पर्सनल डेवलपमेंट हम कैसे करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, चीज़ों को सीखने के बाद हम उसे आगे इम्प्लीमेंट करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, या नई नई स्किल सीख रहे हैं, तो हमारे बिहेवियर में भी चेंजेस होते हैं, हमारी डेवलपमेंट डे बाय डे इंक्रीज होती जाती है, अच्छी होती जाती है। डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी होती है हमारी। तो इसलिए पर्सनल डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूशन करती है साइकोलॉजी एंड सोसाइटल हार्मोनी। मॉडर्न लाइफ में बहुत ज़्यादा रेलिवेंस है, आप अलग से और भी पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हो। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपको बता दिए विद एग्जांपल्स। आपकी लाइफ से रिलेटेड अगर कोई रियल लाइफ एग्जांपल है वो भी ऐड कर सकते हो। आपको एक बात मैं बता दूं कि अगर आप अपनी आंसर राइटिंग में रियल लाइफ एग्जांपल्स को ऐड करते हो तो वो एग्जामिनर को ज़्यादा इम्पेक्ट करता है, ठीक है, और आपके स्कोर में इंक्रीमेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप रियल लाइफ एग्जांपल्स का यूज करके अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो चेकिंग करेगा आपकी कॉपी, जैसी कॉपी जो चेक करेगा उसके लिए बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल्स का यूज करो। तो नेक्स्ट स्लाइड में है हमारा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हम देख लेते हैं, ओरिजिन कहाँ से हुआ है साइकोलॉजी का। फिलॉसफी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। फिलॉसफी, सबसे पहले फिलॉसफी था, साइकोलॉजी कोई सब्जेक्ट अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं माना जाता था, फिलॉसफी के साथ ही ये लिंक करता था। बट अब साइकोलॉजी को अलग कर दिया गया, इसलिए इसका ओरिजिन जो है फिलॉसफी से माना जाता है एंड फिजियोलॉजी से, ठीक है जी। और जो फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब थी वो विलियम वुंड ने इस्टेब्लिश की थी, कब की थी, 1879 में। विलियम वुंड ने फर्स्ट साइकोलॉजी लैब इस्टेब्लिश की थी 1879 में। ये फैक्ट है, ये आपको लर्न करना होगा। की स्कूल कौन कौन से हैं जो हमारे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, स्ट्रक्चरलिज्म है, फंक्शनलिज्म है, बिहेवियरिज्म है, जेस्टॉल्ट है, एंड साइको एनालिसिस है। अगली स्लाइड्स में हम इन की स्कूल्स को थोड़ा सा डिटेल्स में बात करेंगे इसकी। नेक्स्ट स्लाइड्स पे आ जाते हैं की स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे, ठीक है जी। स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म किस पे फोकस कर रहा है, माइंड के स्ट्रक्चर पे फोकस कर रहा है। किसने ये स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, स्ट्रक्चरलिज्म जो स्कूल है वो किसने बनाया था, वुंड ने एंड टिचेनर ने। किसने, वुंड ने एंड टिचेनर ने। एक सेकेंड, फ्रेंड्स। हाँ जी चलिए,
ठीक है जी। स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पे फोकस कौन कौन सा स्कूल कर रहा है? स्ट्रक्चरलिज्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शनलिज्म की। तो फंक्शनलिज्म क्या करता है? एम्फेसाइजेस पर्पस ऑफ मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस के पर्पस को एम्फेसाइज करता है। और ये किसने, ये स्कूल किसने बनाया था? विलियम जेम्स ने। ये आपको नेम आपको याद करने हैं, ठीक है जी। ये लर्निंग है, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, नेम्स आपको याद करने होंगे। बिहेवियरिज्म की बात करें तो स्टडीड ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, ये आपका बनाया था वॉटसन एंड स्किनर, दोनों ने मिलकर ये बिहेवियरिज्म स्कूल बनाया था। ठीक है जी। जैसे एग्जाम्पल में आप ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड लिख सकते हो, किसी भी इंसान का हम बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो हमारे बिहेवियरलिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे आपको कभी डर लगता है, मान लो आपका अंधेरे से आपको डर लगता है, तो वो आपके बिहेवियर को शो करता है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में स्टडीड परसेप्शन एज अ होल, मतलब हम किसी भी चीज को एज अ होल स्टडी करते हैं, ना कि पार्ट्स में। ये कोलर और कुर्ट कोफका ने दिया था। ये स्कूल जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिकल स्कूल है, कोलर एंड कुर्ट कोफका। तो गेस्टाल्ट में यही है कि होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। होल हमेशा पार्ट से बड़ा होता है, ये आपको लाइन ध्यान रखनी है, होल हमेशा पार्ट से बड़ा होता है। एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, जैसे कार है। अगर कार के हम पार्ट्स को निकाल दें, पार्ट्स अलग अलग कर दे कार के पार्ट्स को, तो वो जो पार्ट्स होंगे उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी जब तक कि हम उन सबको जोड़कर एक कार या एक ऑब्जेक्ट नहीं बना देते। ठीक है। सारे पार्ट्स को जोड़कर जब तक हम एक ऑब्जेक्ट नहीं बना देते, तब तक उन पार्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है जी। इसलिए जेस्टोल्ट बोलता है हमेशा ही, जेस्टोल्ट ये साइकोलॉजी का नाम है, तो जेस्टोल्ट के फिलोसफर हमेशा बोलते हैं कि होल हमेशा ही पार्ट से बड़ा होता है। सो होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट्स, ये आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस जो स्कूल है, ये हमारा फोकस करता है अनकॉन्शियस माइंड पे। किस पे फोकस करता है जी? अनकॉन्शियस माइंड पे। ये फ्रूड ने दिया था, सिगमंड फ्रूड, फुल फॉर्म है सिगमंड फ्रूड। किसने दिया था? सिगमंड फ्रूड। ये जो फ्रूट्स था वो इद ईगो सुपर ईगो की बात करता है, अनकॉन्शियस माइंड की भी बात करता है। जैसे मान लो किसी चीज के लिए आपका डर बचपन से बैठा हुआ है, मान लो आपको हाइट से डर लगता है, बचपन से ही आपको हाइट से डर लगता है, तो वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में बैठ गया वो डर। तो बड़े होने तक भी आपको वो डर लगता रहेगा, क्योंकि वो आपके अनकॉन्शियस पास्ट में जो हो चुकी घटना होती है, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में, जब बहुत स्ट्रांग घटना जो होती है वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, इतनी बुरी तरीके से बैठ जाती है कि वो निकलती नहीं है, बड़े होने तक भी आपके मतलब कॉन्शियस माइंड पर भी इम्पेक्ट करती है। ठीक है जी। वो भी आपकी कोई मतलब डरावनी घटना या बहुत ही अच्छी घटना हुई होगी, जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में, जो आप कभी भूलते नहीं हो, वो आपके कॉन्शियस माइंड पे भी इम्पैक्ट करती है। जैसे ऊंचाई का मैंने बताया, हाइट से डर लगेगा तो वो बड़े होने तक डर लगता रहेगा आपको, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड का इम्पैक्ट कॉन्शियस माइंड पे भी पड़ता है। क्लियर है जी। तो साइको एनालिसिस अनकॉन्शियस माइंड पे फोकस करता है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी एम्फेसाइज करती है पर्सनल ग्रोथ पे एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे, मतलब आत्मसातकरण, ये समझ रहे होंगे आत्मसातकरण की, मतलब हमें सब कुछ समझ आ जाता है, हम खुद को समझ जाते हैं, जान जाते हैं कि हम खुद कौन है। जैसे कहते हैं ना, परमात्मा से मिलन हो जाता है। तो ये आत्मसातीकरण क्या बोला था मैंने, ये आप देख लेना इसकी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, कि मतलब हम खुद को जान जाते हैं इसमें। ये सबसे टॉप लेवल होता है, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हमारी पूरी लाइफ का टॉप लेवल होता है, जिसमें हम सारी सच्चाइयां दुनिया की जान जाते हैं, आत्मसातकरण हो जाता है हमें। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है। तो पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे एम्फेसाइज कौन करता है? ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी स्कूल है जो, और ये किसने बनाया था? रोगर एंड मास्लो ने। ठीक है। रोगर्स एंड मास्लो ने ये बनाया था। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात कर लेते हैं, आई होप आपको की स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं साइकोलॉजी इन इंडिया। इंडिया में साइकोलॉजी कब आई थी? ठीक है। डेवलप हुई थी पोस्ट इंडिपेंडेंस इन अप्लाइड फील्ड। पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब आजादी के बाद, आजादी के बाद डेवलप हुई थी अप्लाइड फील्ड्स में।
ठीक है जी। फोकस किस पे रहा है हमारे इंडिया में, साइकोलॉजी का किस पे फोकस रहा है, एजुकेशनल, क्लिनिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एरियाज पे साइकोलॉजी का फोकस रहा है इंडिया में। emerging interest in Indian psychological thought and indigenous practice। ठीक है जी। तो जो इंटरेस्ट एमर्ज हुआ है इंडिया में साइकोलॉजी को लेकर, वो एक तो इंडियन साइकोलॉजिकल थॉट्स को लेकर एंड इंडिजीनियस प्रैक्टिसेस को लेकर इंटरेस्ट एमर्ज हुआ है। इसे थोड़ा डिटेल में भी आप खुद से कुछ लाइन इसमें ऐड कर सकते हैं जी। तो फाइनली मैंने पूरा चैप्टर आपको, पूरी यूनिट आपको डन करा दिया। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी पूरा कवर हो गया है इसमें। बाकी कुछ कुछ एग्जांपल्स आप रियल लाइफ के खुद से भी ऐड कर सकते हो, मैंने आपको बताया। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको कुछ दे रही हूँ, इनके आंसर्स लिख के मुझसे चेक करवाना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है और इनके आगे सन भी लिखा हुआ है कि किस सन में कौन सा क्वेश्चन आया था। तो फर्स्ट है डिफाइन साइकोलॉजी, डिस्कस इट्स स्कोप एंड रेलिवेंस। ठीक है, मैंने बताया था कहाँ कहाँ स्कोप का मतलब कहाँ कहाँ यूज होता है और क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। स्कोप में आपको वही सब लिखना है, जैसे कहाँ कहाँ यूज होता है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, और आपकी बिहेवियरल साइकोलॉजी में या सोशल साइकोलॉजी में। तो बहुत सारे स्कोप मतलब कहाँ कहाँ यूज हो रहा है इसका, ठीक है जी। तो स्कोप बताने हैं एंड रेलिवेंस बतानी है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सेकेंड क्वेश्चन आप करोगे एक्सप्लेन द साइंटिफिक नेचर ऑफ साइकोलॉजी, ये भी मैंने पढ़ा दिया विद सुटेबल एग्जांपल्स। रियल लाइफ हो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, एग्जाम्पल अगर रियल लाइफ के हो तो। और ये क्वेश्चन आया था आपका 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है डिस्क्राइब डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। फील्ड्स मैंने बता दिए, मेजर फील्ड्स जो जो भी हैं, ये 2019 में आया था। डिटेल्स में आपको डिस्कस करना है। पहले इंट्रो, मेन चीज मत भूलना स्टूडेंट्स, आपको पहले इंट्रो लिखना होता है, फिर मेन बॉडी एंड देन एट लास्ट कंक्लूजन। ठीक है जी। फोर्थ क्वेश्चन आपका 2018 में आया था, ट्रेस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, 2018 में आया था ये क्वेश्चन। ये भी आप लिख के बताओगे। ये पांचों की पांचों क्वेश्चन आपको लिख के भेजने हैं मुझे, मैं आपको चेक करके हर एक स्टूडेंट्स का रिप्लाई भी करूंगी, ठीक है, जिनका भी साइकोलॉजी ऑप्शनल है उन स्टूडेंट्स को। डिस्कस द ग्रोथ ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। तो साइकोलॉजी इंडिया में, साइकोलॉजी की ग्रोथ के बारे में आपको डिस्कस करना है, प्रॉपर डिस्कस करना बेटा। 2022 में आया था ये क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन का मैं आपको बता दूं, हर क्वेश्चन का आंसर आपको 200 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है जी। कितने वर्ड्स में लिखोगे, 200 वर्ड्स में लिखोगे हर क्वेश्चन का आंसर विद इंट्रो, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। ठीक है जी। आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ आई होगी। और आगे हम क्या करने वाले हैं, व्हाट्स नेक्स्ट, मतलब कि आपकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आने वाली है। नेक्स्ट वीडियो आपकी साइकोलॉजी की ही होगी, यूनिट 2। यूनिट 2 है आपकी मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, इस पर पूरी वीडियो बनाई जाएगी। तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को डिटेल चैप्टर वाइज वीडियोस के लिए। आपको हर वीडियो की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, हर चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो इसके लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, अगर किसी का साइकोलॉजी ऑप्शनल है उस एस्पिरेंट को जरूर शेयर करें, लाइक कर दें, और कमेंट में अपने आंसर्स कमेंट करना सभी बच्चे। और मुझे बताना कि साइकोलॉजी के अंदर आपका सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन सा है। क्या जी, मैं हर बच्चे का रिप्लाई भी करूंगी, और कोई बच्चा मुझे आंसर लिख के भेजेगा उसे भी मैं रिप्लाई जरूर करूंगी, ठीक है। मार्क्स भी दूंगी सभी बच्चों को, सबके आंसर्स को देखते हुए 10 में से देखूंगी किसके कितने मार्क्स आते हैं। ठीक है जी। सो दिस साइड मीनाक्षी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।